मेरे असम के सभी होनहार स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग अक्सर शिकायत करते हो ना कि सर हिस्ट्री याद नहीं होती। सर इतने सारे राजा हैं, इतने सारे युद्ध हैं, कौन सा रटे और कौन सा छोड़े। और सबसे बड़ा सवाल, सर ये एसएलआरसी स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन वाले आखिर सवाल बनाते कहाँ से हैं। आज हम करने वाले हैं प्रमुख राजवंश और साम्राज्य डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स ऑफ असम का ऐसा डीप पोस्टमार्टम कि इसके बाद आप खुद एग्जामिनर बन जाओगे। और मैंने इस टॉपिक को 3 भाग में बांटा है। पहला, असम का प्रमुख राजवंश। दूसरा, भारत का प्रमुख राजवंश। और तीसरा, विश्व का प्रमुख राजवंश। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए और लिख दीजिए रेडी सर। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर जब असम हिस्ट्री का सिलेबस देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? समय, ड्यूरेशन। जिस राजवंश ने असम की धरती पर जितने ज्यादा साल राज किया होगा, उसकी छाप असम के कल्चर, भाषा और इमारतों पर उतनी ही गहरी होगी। और जहां कल्चर डीप होगा, एग्जामिनर वहीं से सवाल खोदेगा। चलिए अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर एक लिस्ट बनाइए। असम के प्रमुख राजवंश उनके शासनकाल के अनुसार। अहोम राजवंश, अहोम डायनेस्टी। ये असम के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। भारत के पूरे इतिहास में ऐसा कोई राजवंश नहीं है जिसने बिना टूटे इतने लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर राज किया हो। इन्होंने मुगलों को 17 बार हराया था। कुल शासनकाल लगभग 600 वर्ष। टाइमलाइन लगभग 1228 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक। संस्थापक चाओलुंग सुक्फा। कचारी या दिमासा राजवंश, ये असम की सबसे प्राचीन स्वदेशी राजवंशों में से एक था। जब अहोम पूर्वी असम में ताकतवर हो रहे थे, दिमासा लोग मध्य और दक्षिणी असम में राज कर रहे थे। इनकी राजधानियां बदलती रहीं, दीमापुर से माईबांग और माईबांग से खासपुर। कुल शासनकाल लगभग 582 वर्ष। टाइमलाइन लगभग 1250 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक अहोमों के समकालीन। कोच राजवंश, कोच डायनेस्टी। इस राजवंश ने कोच बिहार में राज किया। जब अहोम और दिमासा लड़ रहे थे, तब पश्चिम असम में कोच राजवंश ने अपना डंका बजाया। कुल शासनकाल लगभग 400 वर्ष। टाइमलाइन 1515 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक। संस्थापक विश्व सिंह। अंतिम राजा जगतदीपेंद्र नारायण। चुतिया साम्राज्य, चुतिया किंगडम। ये राजवंश ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में केंद्रित था। इनकी राजधानी सादिया थी। ये लोग कुबेर और ताई शैन मूल के थे। बाद में अहोमों ने इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुल शासनकाल लगभग 350 वर्ष। टाइमलाइन 1187 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक। संस्थापक बीरपाल। अंतिम राजा नीतिपाल। जयंतिया राजवंश, जयंतिया किंगडम। ये राज्य मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों और असम की बराक घाटी में फैला था। कुल शासनकाल लगभग 335 वर्ष। टाइमलाइन 1500 से 1835 ईस्वी तक। संस्थापक पर्वतराय। अंतिम राजा राजेंद्र सिंह। वर्मन राजवंश, ये प्राचीन असम, जिसे तब कामरूप कहा जाता था, उसका पहला प्रमाणित ऐतिहासिक राजवंश था। कुल शासनकाल लगभग 300 वर्ष। टाइमलाइन लगभग 350 ईस्वी से 650 ईस्वी तक। संस्थापक पुष्यवर्मन। महान और अंतिम राजा भास्कर वर्मन। चीनी यात्री ह्वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में असम आया था। म्लेच्छ शालस्तंभ राजवंश। वर्मन राजवंश के पतन के बाद इस राजवंश ने कामरूप यानी असम पर अधिकार किया। इनकी राजधानी हाड़ापेश्वर वर्तमान तेजपुर में थी। कुल शासनकाल लगभग 250 वर्ष। टाइमलाइन लगभग 650 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। संस्थापक शालस्तंभ। अंतिम राजा त्याग सिंह। पाल राजवंश ऑफ कामरूपा। ये बंगाल के पाल राजवंश से अलग था, हालांकि ये भी हिंदू धर्म का पालन करते थे। कुल शासनकाल लगभग 200 वर्ष। टाइमलाइन लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। संस्थापक ब्रह्मपाल। अंतिम राजा जयपाल। खेन राजवंश। इन्होंने पाल राजवंश के पतन के बाद और कोच राजवंश के उदय से पहले कामतापुर क्षेत्र में शासन किया। कुल शासनकाल लगभग 18 वर्ष। टाइमलाइन 1440 ईस्वी से 1498 ईस्वी तक। संस्थापक नीलध्वज। अंतिम राजा नीलांबर। मटक राज्य। अहोम साम्राज्य के खिलाफ मुआ मोरिया विद्रोह के बाद ये राज्य बना था। कुल शासनकाल लगभग 34 वर्ष। टाइमलाइन 1805 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक। संस्थापक सर्वानंद सिंह।
तिनसुकिया इनकी राजधानी थी। तो दोस्तों, अगर आपसे कल को एग्जामिनर पूछ ले कि प्राचीन असम क्षेत्र में किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो आपका जवाब क्या होगा? अहोम राजवंश। अब हम असम के राजवंश के ऊपर जो जो सवाल पूछे गए हैं उनका डीप एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपके 2024 के पेपर 1 का सवाल है, असम के किस समुदाय में विवाह की चौकलंग पद्धति प्रचलित है? उत्तर अहोम। डीप एनालिसिस। ये सवाल क्यों आया? क्योंकि चौकलंग कोई आम शादी नहीं है, ये अहोमों की एक बहुत ही पवित्र और पारंपरिक विवाह पद्धति है। इसमें 101 मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। इसमें मंत्र ताई अहोम भाषा में पढ़े जाते हैं। एग्जामिनर आपको क्या मैसेज दे रहा है? वो कह रहा है कि बेटा, सिर्फ राजाओं के नाम मत रट कर आना, असम की जनजातियों और समुदायों के रीति रिवाज भी पढ़कर आना। तो आपका होमवर्क क्या है? अगली बार वो आपसे दिमासा या बोडो समुदाय की विवाह पद्धति पूछ सकता है। कॉपी में नोट कर लो इसे। देखिए, 2022 के पेपर 2 का सवाल है, रंग घर का निर्माण किस अहोम राजा के शासनकाल में हुआ? उत्तर प्रमत्त सिंह। डीप एनालिसिस। आपको पता है रंग घर क्या है? ये एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर या पवेलियन माना जाता है। इसे 1744 से 1751 के बीच स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह ने बनवाया था। अब इसके पीछे की कहानी सुनो। ये 2 मंजिला इमारत है जिसकी छत उल्टी नाव के आकार की है। अहोम राजा यहां बैठकर क्या करते थे? वो यहां से रोंगाली बिहू के उत्सव देखते थे, मोह जूज यानी भैंसों की लड़ाई देखते थे। अगर 2022 में रंग घर पूछा है तो मेरी भविष्यवाणी सुन लो, आने वाले एग्जाम में वो पूछेगा तलातल घर, करेर घर, शिव डोल मंदिर। और इस तरह सवाल पूछ सकता है, तलातल घर किसने बनवाया? उत्तर स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह। करेर घर कहाँ है? उत्तर गढ़गांव। शिव डोल मंदिर किसने बनवाया? उत्तर शिव सिंह की पत्नी रानी अंबिका ने। बच्चों, अब मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूं जहां से असम का इतिहास अपने आप में एक मिसाल बन जाता है। ध्यान से देखो इन 2 सवालों को जो 2024 के पेपर 1 में पूछे गए हैं। मूला गाभरू ने निम्नलिखित में से किस मुसलमान सेनापति से लड़ाई की? उत्तर है तुर्बक खान। सती साधनी किस साम्राज्य से संबंधित थी? उत्तर चुतिया साम्राज्य। डीप एनालिसिस। मुला गाभरू की कहानी। क्यों पूछा मुला गाभरू के बारे में? कहानी है 1532 ईस्वी की। मुगलों के सेनापति तुर्बक खान ने असम पर बहुत भयंकर आक्रमण किया। अहोम सेना का नेतृत्व कर रहे थे मुला गाभरू के पति फरासेन मुंग बोरगोहेन। युद्ध में उनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए। आम महिला होती तो शायद रोती, लेकिन वो कौन थी? वो अहोम खून थी। मुला गाभरू ने शोक मनाने के बजाय खुद हथियार उठाए। उन्होंने महिलाओं की एक सेना बनाई, हाथियों पर सवार हुई और सीधे मुगलों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। उन्होंने कई दिनों तक मुगलों को रोके रखा, लेकिन अंततः युद्ध के मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गईं। अब बात करते हैं सती साधनी की। ये सवाल चुतिया यानी चुतिया साम्राज्य से उठाया गया है। सती साधनी चुतिया वंश के राजा धर्मध्वरी पाल की बेटी थीं और चुतिया साम्राज्य की अंतिम रानी थीं। जब 1524 ईस्वी में अहोम राजा सुहुंग मुंग ने चुतिया साम्राज्य की राजधानी सदिया पर कब्जा कर लिया, तो सती साधनी ने अहोमों के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चंद्रागिरी की पहाड़ियों से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इसलिए हर साल 21 अप्रैल को असम में सती साधनी दिवस मनाया जाता है। आगे के लिए याद रखना, सती जॉय मोटी पर सवाल 100% आएगा। लरा रोजा के अत्याचारों से अपने पति गधापाणी को बचाने के लिए उन्होंने जो यातनाएं सही, वो असम के इतिहास का सबसे रुला देने वाला अध्याय है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तो हमने सिर्फ अहोमों की वास्तुकला, उनका कल्चर और हमारी महान वीरांगनाओं की बात की है। अभी तो कोच साम्राज्य का नरनारायण, डिमासा साम्राज्य का माईबांग और अहोमों का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ अहोम्स बाकी है। ध्यान से देखिए इन 3 सवालों को जो आपके एग्जाम में आए हैं। 2022 का सवाल, अहोम साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? उत्तर पुरंदर सिंह। 2022 और 2024 में पूछा गया सवाल, अहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? उत्तर जोरहाट। 2022 का सवाल, किसने जोरहाट को अहोम साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में स्थापित किया? उत्तर गौरीनाथ सिंह। डीप एनालिसिस, द स्टोरी ऑफ द फॉल। बच्चों,
600 साल तक राज करने वाले अहोमों का पतन एक दिन में नहीं हुआ। इसकी नींव पड़ी 18वीं सदी के अंत में। एक बहुत भयंकर विद्रोह हुआ, जिसे असम के इतिहास में मुआ मोरिया विद्रोह यानी मुआ मोरिया रिबेलियन कहा जाता है। ये विद्रोह अहोम राजाओं और मुआ मोरिया यानी एक वैष्णव संप्रदाय के बीच हुआ था। इस विद्रोह ने अहोम साम्राज्य की कमर तोड़ दी। देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ गया। इसी अफरा तफरी में अहोमों की जो पुरानी राजधानी थी रंगपुर, जो कि गढ़गांव के पास थी, वो सुरक्षित नहीं रही। तब क्या हुआ? तब आए हमारे स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह। गौरीनाथ सिंह को अपनी जान और गद्दी बचानी थी, तो उन्होंने 1794 ईस्वी में अपनी राजधानी को रंगपुर से शिफ्ट करके जोरहाट बना लिया। अब आगे की कहानी सुनो। जोरहाट राजधानी तो बन गई, लेकिन अहोमों के बुरे दिन खत्म नहीं हुए। इसके बाद म्यांमार से बर्मियों ने असम पर 3 बार भयंकर आक्रमण किया। इसे मानर दिन कहा जाता है। बर्मियों ने असम में कत्लेआम मचा दिया। बर्मियों को भगाने के लिए कौन आए? ब्रिटिश। अंग्रेजों ने 1824-1826 में पहला आंग्ल बर्मी युद्ध यानी फर्स्ट एंग्लो बर्मी वॉर लड़ा। बर्मी हार गए और 24 फरवरी 1826 को हुई मशहूर यांडाबू की संधि यानी ट्रीटी ऑफ यांडाबू। भविष्य का सवाल। असम ब्रिटिश शासन के अधीन किस संधि के बाद आया? उत्तर, यांडाबू की संधि 1826। अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1833 में सिर्फ अपर असम का एक छोटा सा हिस्सा अंग्रेजों ने एक अहोम राजकुमार को दे दिया। लो, तुम यहाँ राज करो और हमें टैक्स दो। उस राजकुमार का नाम था पुरंदर सिंह। लेकिन 1838 में अंग्रेजों ने कहा कि तुमसे टैक्स नहीं दिया जा रहा, हटो यहाँ से, और पुरंदर सिंह को गद्दी से हटाकर पूरे असम को अपने कब्जे में ले लिया। और इसी के साथ 600 साल के अहोम साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। इसीलिए पुरंदर सिंह अहोम साम्राज्य के अंतिम राजा बने। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ठोक दो। अहोमों के बाद एग्जामिनर का दूसरा सबसे पसंदीदा राजवंश है कोच राजवंश, क्योंकि जब अहोम पूर्वी असम में थे तब पश्चिमी असम यानी लोअर असम में कोचों ने एक बहुत विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था। अब जरा अपने 2022 के पेपर 2 का ये सवाल देखिए। कोच राज्य की गद्दी पर बैठने से पहले राजा नरनारायण का क्या नाम था? उत्तर, मल्लदेव। डीप एनालिसिस, द स्टोरी ऑफ नरनारायण। अब आप पूछोगे, सर कोच राजवंश में तो विश्व सिंह भी थे जिन्होंने स्थापना की, और लक्ष्मी नारायण भी थे। एग्जामिनर ने नरनारायण को ही क्यों पूछा? क्योंकि स्वर्गदेव नरनारायण कोच राजवंश के सबसे महान राजा, द ग्रेटेस्ट किंग थे। उनके शासनकाल को कोच साम्राज्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहा जाता था। नरनारायण का असली नाम या बचपन का नाम मल्लदेव था। उनके पिता का नाम विश्व सिंह था, फाउंडर। मल्लदेव ने काशी, वाराणसी में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी। जब वे 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपना नाम नरनारायण रख लिया। उनके छोटे भाई शुक्लध्वज इतने फुर्तीले और खतरनाक योद्धा थे कि वो चीते, काइट की तरह हमला करते थे। इसीलिए इतिहास में उन्हें चिलाराय, द काइट प्रिंस के नाम से जाना जाता है। नरनारायण राजा थे और चिलाराय उनके मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ। इन दोनों भाइयों की जोड़ी ने अहोम, कछारी, जयंतिया और त्रिपुरा सबको हरा दिया था। नरनारायण महान क्यों थे? आज जो गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर भव्य कामाख्या मंदिर खड़ा है, उसे 1565 में नरनारायण और चिलाराय ने ही दोबारा बनवाया था, क्योंकि मूल मंदिर काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। नरनारायण के दरबार में ही असम के महान संत और समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को आश्रय मिला था। नरनारायण ने जो सिक्के चलाए उन्हें नारायणी कहा जाता था। तो अगली बार अगर सवाल आए कि चिलाराय का असली नाम क्या था, तो आपका उत्तर क्या होगा? शुक्लध्वज। और कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? उत्तर, नरनारायण। अब चलिए हम चलते हैं असम के मध्य और दक्षिणी हिस्से में, जहां राज कर रहे थे कछारी या डिमासा लोग। 2024 के पेपर 2 में एग्जामिनर ने यहां से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाया। माईबांग किस राज्य यानी साम्राज्य की राजधानी थी? उत्तर, डिमासा साम्राज्य। डीप एनालिसिस, द जर्नी ऑफ कैपिटल्स। डिमासा या कछारी साम्राज्य असम के सबसे पुराने साम्राज्यों में से एक है। इनका इतिहास इनकी बदलती हुई राजधानियों से पढ़ा जाता है। एग्जामिनर ने माईबांग इसीलिए पूछा क्योंकि ये उनके संघर्ष और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की कहानी कहता है। कहानी कुछ यूं है। शुरुआत में डिमासा साम्राज्य की राजधानी थी दीमापुर, जो आज नागालैंड में है। दीमापुर ईंटों से बना एक बहुत ही समृद्ध शहर था, लेकिन 16वीं सदी में अहोम राजा सुहुंगमुंग ने डिमासा लोगों पर जोरदार हमला कर दिया। अहोमों ने दीमापुर पर कब्जा कर लिया। जान बचाकर डिमासा राजा भागे और उन्होंने पहाड़ियों, नॉर्थ कछार हिल्स, डिमा हसाओ के बीच जाकर अपनी नई राजधानी बसाई। उस नई राजधानी का नाम था माईबांग। माईबांग का डिमासा भाषा में अर्थ होता है बहुत सारे चावल, प्लेंटी ऑफ राइस।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 18वीं सदी में अहोम राजा रुद्र सिंह ने फिर से हमला किया तो डिमासा लोगों को माईबांग भी छोड़ना पड़ा और वे और नीचे दक्षिण की तरफ चले गए। उनकी तीसरी और आखिरी राजधानी बनी खासपुर, जो आज के कछार जिले के सिलचर के पास है। भविष्य के लिए भविष्यवाणी। अगली बार एग्जामिनर पूछेगा डिमासा साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? उत्तर होगा खासपुर। लिख लो इसे अपनी कॉपी में। दोस्तों, क्या आपको इतिहास अब एक बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है? हमने अभी तक अहोमों का अंत देखा, कोच राजाओं का जलवा देखा और डिमासाओं का संघर्ष देखा। लेकिन हाँ, अभी हम एक ऐसे राजवंश के बारे में जानेंगे जहां से असम का लिखित इतिहास यानी रिटन हिस्ट्री शुरू होता है, और वो है वर्मन राजवंश। साथ ही हमें ये भी डिकोड करना है कि गोभा राजा तिवा समुदाय वाला सवाल कहां से कैसे टपक पड़ा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हमारी ट्रेन सीधा प्राचीन कामरूप और तिवा राजाओं की घाटियों में जाने वाली है। जरा इस सवाल को गौर से देखिए, जो आपके SLRC 2024 के पेपर 1 में आया था। सवाल: गोभा राजा किस समुदाय का नामधारी राजा है? उत्तर है तिवा। डीप एनालिसिस। बच्चों, एग्जामिनर ने ये सवाल राजाओं के चैप्टर से नहीं, बल्कि असम के मेले और त्योहार यानी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के चैप्टर से लिंक करके पूछा है। आपने असम के विश्व प्रसिद्ध जोनबील मेला का नाम तो सुना ही होगा। ये मोरीगांव जिले में माघ बिहू के समय आयोजित होता है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मेला है जहां आज भी विनिमय प्रथा यानी बार्टर सिस्टम चलती है। यानी पहाड़ी इलाकों की जनजातियां जैसे खासी, जयंतिया, कार्बी अपना सामान अदरक, हल्दी, फल लेकर आती हैं और मैदानी इलाकों की जनजातियों तिवा समुदाय के साथ बिना पैसों के सामान के बदले सामान बदलती हैं। तो गोभा राजा का क्या कनेक्शन है? सुनिए। तिवा समुदाय का एक प्राचीन राज्य हुआ करता था जिसे गोभा राज्य कहते थे। आज भी इस जोनबील मेले का उद्घाटन और देखरेख इसी गोभा राजा, जो तिवा समुदाय के पारंपरिक राजा होते हैं, इनके संरक्षण में होता है। मेले के दौरान गोभा राजा अपने दरबारियों के साथ आते हैं और लोग उन्हें सम्मान के रूप में टैक्स देते हैं। क्योंकि जोनबील मेला पूरी दुनिया में असम की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक पहचान है, इसीलिए एग्जामिनर ने वहां के राजा यानी गोभा राजा को सीधा आपके पेपर में डाल दिया। भविष्यवाणी यानी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेडिक्शन। अगर इस बार गोभा राजा पूछा है तो अगली बार पूछेगा जोनबील मेला किस जिले में लगता है? उत्तर मोरीगांव। जोनबील मेले में कौन सी आर्थिक प्रणाली काम करती है? उत्तर वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। ये मेला किस त्योहार के दौरान लगता है? उत्तर माघ बिहू। अब चलते हैं आज से लगभग 1600 साल पीछे, 4वीं शताब्दी में। हम बात कर रहे हैं प्राचीन कामरूप की। एग्जामिनर भले ही इस बार यहाँ से डायरेक्ट सवाल ना पूछा हो, लेकिन इसके बिना असम का साम्राज्य अधूरा है। असम का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? उत्तर है वर्मन राजवंश। इनके बारे में हमें सबसे पहली पुख्ता जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के नेपोलियन के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से। वहाँ कामरूप को एक सीमांत राज्य बताया गया है। वर्मन वंश के संस्थापक पुष्पवर्मन थे। सबसे महान और अंतिम राजा कुमार भास्कर वर्मन थे। भास्कर वर्मन पर एग्जामिनर का फोकस क्यों रहता है? भास्कर वर्मन को कुमार राजा कहा जाता था क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था। ये उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन के पक्के दोस्त थे। इन्हीं के शासनकाल में 642 से 643 एडी के आसपास चीन का मशहूर यात्री हुएनसांग कामरूप आया था। हुएनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में कामरूप के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने लिखा कि कामरूप के लोग शिक्षा के बहुत शौकीन हैं, यहाँ के कटहल और नारियल बहुत मीठे होते हैं, कामरूप हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भाग 2। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर के पास भारत के 100 राजवंशों का मेन्यू था, लेकिन उसने आपके पेपर के लिए सिर्फ इन गिने चुने राजवंशों को ही क्यों चुना। सबसे पहले अपनी कॉपी निकालिए और लिखिए भारत के टॉप 5 राजवंश जिन्होंने सबसे लंबा या सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा। चोल राजवंश लगभग 1500 साल शासन किया, 300 BC से 1279 AD तक। ये राजवंश दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया। मौर्य राजवंश लगभग 137 साल शासन किया, 322 BC से 185 BC तक। भारत का पहला अखंड भारत साम्राज्य था। गुप्त राजवंश लगभग 230 साल शासन किया, 319 AD से 550 AD तक। वो समय भारत का स्वर्ण युग था। विजयनगर साम्राज्य 312 वर्ष शासन किया, 1336 से 1646 तक। हम्पी की शानदार वास्तुकला इस साम्राज्य की पहचान था। मराठा साम्राज्य
144 वर्ष शासन किया, 1674 से 1818 तक। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित इस साम्राज्य ने शक्तिशाली मुगलों को घुटनों पर ला दिया और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत 320 साल शासन किया, 1206 एडी से 1526 एडी तक। ये सल्तनत 5 अलग अलग राजवंशों का समूह। मुगल साम्राज्य 331 साल शासन किया, 1526 एडी से 1857 तक। अभी हम बात करेंगे भारत के मूल राजवंशों के बारे में। देखिए 2022 के पेपर 1 का सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किस राजा के दरबार में मंत्री थे? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। डीप एनालिसिस, मौर्य राजवंशी क्यों? भारत में तो मौर्यों से पहले शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। एग्जामिनर ने उन्हें क्यों नहीं पूछा, मौर्यों को ही क्यों चुना? क्योंकि बच्चों, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखंड भारत साम्राज्य था। इससे पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। मौर्यों ने पहली बार अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक एक झंडा फहराया था। अब दूसरा सवाल, मौर्यों में तो बिंदुसार भी था, दशरथ भी था, बृहद्रथ भी था। एग्जामिनर ने सिर्फ चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में ही क्यों पूछा? क्योंकि ये द फर्स्ट का फॉर्मूला है। चंद्रगुप्त संस्थापक था, लेकिन क्या वो अकेला ये कर पाता? नहीं। दुनिया को राजनीति और प्रशासन सिखाने वाला पहला इंसान चाणक्य था, और चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र भारतीय इतिहास की सबसे महान किताब है। इसलिए एग्जामिनर ने सीधा चाणक्य को टारगेट किया। देखिए 2024 के पेपर 2 का सवाल, कलिंग युद्ध में कौन शामिल था? उत्तर, अशोक। अशोक महान था, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्यों नहीं पूछा कि अशोक के पिता कौन थे? उसने कलिंग युद्ध ही क्यों पूछा? क्योंकि कलिंग युद्ध 261 बीसी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, और उस खून खराबे को देखकर एक क्रूर राजा चंडाशोक ने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और धर्माशोक बन गया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इतिहास को बदलने वाली घटना थी, इसलिए छप गई आपके पेपर में। देखिए 2022 के पेपर 3 का सवाल, किस राजा के शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? उत्तर, हर्षवर्धन। डीप एनालिसिस, वर्धन राजवंशी क्यों? उत्तर, भारत में तो गुप्तवंश भी था, राजपूत भी थे। फिर हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश से सवाल क्यों पूछा? क्यों पूछा ह्वेनसांग के बारे में? क्योंकि ह्वेनसांग सिर्फ भारत नहीं आया था, वो हमारे असम कामरूप भी आया था। हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मन बेस्ट फ्रेंड थे। ह्वेनसांग ने ही अपनी किताब सीयू की में असम की संस्कृति के बारे में पहली बार दुनिया को बताया था। देखा आपने एग्जामिनर का दिमाग, वो नेशनल हिस्ट्री पूछ रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन सीधे असम से जुड़ा हुआ है। देखिए 2022 के पेपर 1 का सवाल, भारत के किस साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र था? उत्तर, चोल। डीप एनालिसिस, दक्षिण भारत में पल्लव थे, पांड्य थे, चोल के बारे में ही क्यों पूछा? क्योंकि भारतीय इतिहास में जब उत्तर भारत के राजा सिर्फ जमीन पर घोड़े दौड़ा रहे थे, तब चोल राजाओं ने भारत की पहली नेवी समुद्री सेना बनाई थी। उन्होंने सिर्फ भारत पर राज नहीं किया, उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक जाकर दूसरे देशों पर कब्जा किया था। एग्जामिनर आपको बताना चाहता है कि भारत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, हम समंदर के भी बादशाह थे। देखिए 2024 के पेपर 1 का सवाल, हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की? उत्तर, विजयनगर। डीप एनालिसिस, विजयनगर के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि 14वीं शताब्दी में जब पूरे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो चुका था, तब दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा हुआ था, विजयनगर साम्राज्य, सिटी ऑफ विक्ट्री। हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की। ये भारतीय इतिहास के रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है, इसलिए एग्जामिनर ने इसके संस्थापकों का नाम पूछा। अब हम बात करेंगे बाहर से आए राजवंशों के बारे में। देखिए 2022 के पेपर 1 का सवाल, कौन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला एक अन्वेषक था? उत्तर, इब्न बतूता। डीप एनालिसिस, अब आते हैं दिल्ली की गद्दी पर। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। फिर एग्जामिनर ने तुगलक को क्यों चुना और मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ही क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। उसने राजधानी बदली, तांबे के सिक्के चलाए जो सब फेल हुए। इब्न बतूता ने अपनी किताब रहला में इस राजा के पागलपन और भारत की स्थिति का इतना सटीक वर्णन किया है कि आज भी इतिहासकार उसी किताब को पढ़ते हैं। एग्जामिनर को विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत पसंद है।
देखिए 2024 के पेपर 1 का सवाल, किस शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर आरोहण किया था? विकल्पों में सिर्फ महिलाओं के नाम थे। उत्तर रज़िया सुल्ताना। डीप एनालिसिस, रज़िया सुल्ताना ही क्यों? क्योंकि रज़िया सुल्ताना भारत के इतिहास की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक, फर्स्ट फीमेल सुल्तान थी। उस जमाने में जब औरतों को पर्दे में रखा जाता था, रज़िया ने बुर्का फेंका, हाथी पर बैठी और तलवार लेकर युद्ध लड़ा। एग्जामिनर यहां नारी शक्ति का मैसेज दे रहा है। असम में मुला गाभरू, दिल्ली में रज़िया सुल्ताना। कनेक्ट देख रहे हैं? देखिए 2022 और 2024 के पेपर 2 का सवाल, सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था? उत्तर बाबर। डीप एनालिसिस, अकबर या शाहजहां के बारे में क्यों नहीं पूछा, बाबर के बारे में ही क्यों पूछा? क्योंकि द फर्स्ट का रूल। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाना यानी गन पाउडर या आर्टिलरी लेकर आया था, जिसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। देखिए 2022 के पेपर 2 का सवाल, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किया? उत्तर शेर शाह सूरी। डीप एनालिसिस, शेर शाह के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि शेर शाह सूरी ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन उसने हुमायूं को भारत से भगा दिया और उन 5 सालों में उसने बंगाल से पेशावर तक सड़क-ए-आज़म यानी जीटी रोड बना दी। और आज जो हम रुपी इस्तेमाल करते हैं, वो सिक्का सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही चलाया था। एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे वो राजा चाहिए जिसने जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, सिर्फ महलों में बैठकर अफीम न खाई हो। देखिए 2022 के पेपर 2 का सवाल, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा स्थित है। उत्तर बीजापुर। क्यों पूछा? क्योंकि ताजमहल सब रटते हैं, गोल गुंबद दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। इसकी वास्तुकला एक इंजीनियरिंग अजूबा है। देखिए 2024 के पेपर 3 का सवाल, मैसूर के शेर के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर टीपू सुल्तान। क्यों पूछा? क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों की आंखों का दुश्मन था। वो भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने युद्ध में रॉकेट टेक्नोलॉजी यानी माइसोरियन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। जो नई तकनीक लाएगा, एग्जामिनर उसे पेपर में जरूर लाएगा। भाग 3, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए 2024 के पेपर 3 का सवाल, सिकंदर किस प्राचीन साम्राज्य से था? उत्तर मैसेडोनिया। अब देखिए 2024 के पेपर 3 का सवाल, वाटरलू की लड़ाई में कौन शामिल था? उत्तर नेपोलियन। डीप एनालिसिस, बच्चों दुनिया के इतिहास में 2 लोगों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। एक जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, और दूसरा जिसने पूरे यूरोप को घुटनों पर ला दिया, नेपोलियन यानी नेपोलियन। सिकंदर मैसेडोनिया ग्रीस का था। उसने भारत पर 326 बीसी में हमला किया था, इसलिए उसे पूछा गया। नेपोलियन को क्यों पूछा? क्योंकि वाटरलू 1815 वो युद्ध है जहां एक अजेय यानी अनडिफीटेड इंसान की सबसे बुरी हार हुई थी। आज अंग्रेजी में मुहावरा बन गया है टू मीट वंस वाटरलू, मतलब अपनी अंतिम और सबसे बड़ी हार का सामना करना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या अब आपको समझ आया कि एग्जामिनर कैसे सोचता है? वो 100 राजवंशों में से उसी को चुनता है जिसने या तो पहली बार कुछ नया किया, जैसे बाबर की तोपें, चोलों की नेवी, या जिसने समाज को बदला, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, रज़िया का सुल्तान बनना, या फिर जिसने कोई अजूबा बनाया, जैसे शेर शाह की जीटी रोड, आदिल शाह का गोल गुंबद। आज हमने असम के अहोमों से लेकर मैसेडोनिया के सिकंदर तक हर उस सवाल की खोपड़ी में छेद कर दिया है जो 2022 और 2024 में आया था। अब अगर एग्जामिनर अपनी पूरी टीम भी बिठा ले, तो भी वो ऐसा सवाल नहीं बना पाएगा जो हमारे इस एनालिसिस से बाहर चला जाए।